हेलो एवरीवन। मैं प्रथम सिंह स्टडी ग्लोस पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो करंट के अच्छे चालक क्यों हैं, ये कहने का मतलब है। तो आपको बताते हैं जो कंडक्टर्स जो होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो जाती है उसे बोलते हैं कंडक्टर्स। जिसमें करंट इजिली नहीं फ्लो होती है वो होते हैं इंसुलेटर। अब करंट फ्लो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या होता है कि आप एक क्लासरूम्स में जो बच्चे बैठे होते हैं, जो फ्रंट ये क्लासरूम्स है, जैसे इसमें कई बच्चे बैठे होंगे, तो इसमें जो बैक बेंचर्स होते हैं, ये बैक बेंचर्स जो होंगे ये तो फ्रंट बेंचर्स हो गए। ठीक है, ये फ्रंट जो बेंचर्स होते हैं वो कोई भी शरारत नहीं कर सकते है ना, क्योंकि सामने टीचर बैठा होता है। ठीक है, और जो बैक बेंचर्स होते हैं उन पे टीचर का इफेक्ट इतना नहीं होता है, तो वो कुछ भी शरारत कर सकते हैं। और टीचर हल्का सा इधर उधर हुआ तो एक और तो ये स्टूडेंट बैठा हुआ यहाँ से चुपचाप बाहर भी निकल जाए, है ना। तो कुछ उसी तरह मेटल्स में होता है। मेटल्स आपको पता है कि जो एक एटम्स होता है, एटम्स में जो बीच वाला सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों ऑर्बिटल्स होती हैं। इस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिल होते हैं। एक ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स लगभग फिल हो सकते हैं, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जिसकी आउटर ऑर्बिट होती है, जैसे जो सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये हल्की सी एनर्जी पाके ये फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ये मानी जाती है। ये हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट फ्लो होने की। तो आपको बताते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ये एक अच्छे चालक, एक गुड कंडक्टर कहलाते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पास्कल किसकी यूनिट होती है? तो बता दें, पास्कल जो यूनिट होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है। अब प्रेशर की कुछ अदर यूनिट भी होती हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्या होती है? एटीएम, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दूसरी यूनिट हो सकती है टॉर, है ना। तो ये अदर यूनिट होती है। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है प्रेशर की, प्रेशर इक्वल टू होता क्या? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन ए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, है ना। तो जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है पास्कल, है ना। तो अदर यूनिट बन सकती है क्या? जैसे टॉर, एक यूनिट होती है बार, और 1 बार इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, 1 बार इक्वल टू 100 kg, 100 किलो पास्कल। अब इसमें जो अदर जो टर्म दिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है यहाँ पे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट जो होता है एक टाइप का फोर्स होता है, इसकी यूनिट न्यूटन। अब अदर्स में जो क्या कहते हैं दे रखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। उसमें जो अदर टर्म दे रखा है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको बताते हैं, इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ये एक टर्म है, सिंबल है, इसे बोलते हैं सिग्मा, इससे डिफाइन करता है। जो रजिस्टिविटी होती है ना, रजिस्टिविटी, उसका जस्ट इनवर्स वो होता है कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम। ये सिंबल होता है ओम का, ठीक है, ओम मीटर, यानी कि इसे लिखते हैं ओम मीटर। ये होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। अब अगर कंडक्टिविटी की यूनिट देखा जाए तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? तो कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओम मीटर। ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं साइमन पर मीटर। तो यहाँ साइमन पर मीटर को S/M बोलते हैं। तो ये हो जाती है कंडक्टिविटी की यूनिट। इसमें आप देखते हैं अदर क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट a drop of water sprayed to form a thin layer, whereas a drop of mercury remain almost spherical because। कहा जा रहा है कि एक जो साफ ग्लास की प्लेट होती है, ठीक है, तो उसमें जो एक वाटर की ड्रॉप फैल जाती है इसमें, ठीक है, उसकी जो ग्लास की जो सतह होती है उस पर चिपक जाती है, उसकी तरह फैल जाती है ना। जो दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है कि जो थिन लेयर, दूसरा कह रहा है कि अ ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन ऑलमोस्ट स्फेरिकल। जो मर्करी होता है, जैसे ये ग्लास है, अगर इसे पानी की एक बूंद गिराएंगे तो पानी ऐसे इस पे स्पिल आउट, मतलब पूरा फैल जाएगा। अगर मर्करी की एक ड्रॉप गिराएंगे तो मर्करी की ड्रॉप ऐसे बनी रहेगी। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? तो आपको बता दें, मैटर पदार्थों के बीच में 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक होता है कोहेशन फोर्स, एक होता है कोहेशन, जैसे टर्म कोहेशन, एक होता है कोहेशन फोर्स और एक होता है अधेशन फोर्स। कोहेशन को हिंदी में बोलते हैं ससंजन फोर्स, और जो अधेशन होता है उसको बोलते हैं असंजन फोर्स। अब ये होता क्या है कि दो सेम मटेरियल से, एक ये पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसे बोलते हैं कोहेशन फोर्स। ये फोर्स होता है कोहेशन फोर्स। ये फोर्स हो गया कोहेशन फोर्स। अब जैसे एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है,
इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे बोलते हैं अधेशन फोर्स, उसे बोलेंगे अधेशन फोर्स। ये होता है अधेशन फोर्स। अब होता क्या होगा कि यहाँ ग्लास में जब पानी फैल जा रहा होगा, पानी चिपक जा रहा होगा अच्छे से, पूरा उस तरह से हो क्या रहा होगा, यानी कि जो वाटर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स को सी नाम दे देते हैं और अधेसिव फोर्स को ए नाम दे देते हैं। तो वाटर वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो कोहेशन फोर्स लग रहा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के अधेशन फोर्स से छोटा है, यानी कि यहाँ अधेशन फोर्स ज्यादा है। यानी कि जो ग्लास में क्या हो रहा होगा, जब पानी की बूंद पड़ती है तो क्या होता है, उसकी पानी की बूंद फैल जाती है, ठीक है, उसकी सतह पे पूरी फैल के चिकनी लेयर बना लेती है किस तरह से। इस यहाँ पे क्योंकि अधेशन फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन मरकरी एचजी के केस में क्या हो रहा होगा कि एचजी जो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा होगा अधेसिव फोर्स की तुलना में। यानी कि जो मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो ये मरकरी और जो ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो अधेसिव फोर्स लग रहा है, अधेशन फोर्स लग रहा है, मतलब असंजन फोर्स लग रहा है ना, तो ये काफी कम है कोहेसिव फोर्स की तुलना में। इस वजह से जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, एक स्फेरिकल लेयर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये इसका इसमें जो करेक्ट इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। सी में क्या कह रहा है कि द कोहेशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स अधेशन विद ग्लास। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि when a liquid is at its boiling point, no temperature change take place due to heating, the energy supplied due to heating। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब जैसे कोई भी लिक्विड होगा, जैसे हम ले लेते हैं वाटर, जो वाटर है जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया होगा तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है जबकि उसमें हीट दी जा रही है कंटिन्यूअसली। तो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है उसका क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो जैसे यहाँ पे वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक पॉइंट होता है, क्वथनांक पॉइंट होता है उसका। अब होता क्या है कि जब इसको हम लोग इसको यहाँ नीचे से हम लोग हीट देते हैं, कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, मतलब क्यों इसको कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते कितना पहुंचता है, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस से अब ये होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अब ये बाहर जाने लगते हैं, एयर वॉश मतलब इनका क्या होता है, वेपराइजेशन होने लगता है, ये बनने लगते हैं एयर और ये एयर में बाहर आने लगते हैं। तो इस टाइम जो हम लोग हीट, इस टाइम अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन किया रहता है, बट जो हम लोग हीट जो एनर्जी दे रहे हैं उसका होता क्या है, होता ये है कि अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये वाइब्रेशन मोशन कर रहे थे, अब ये मोशन करने लगे यहाँ पे, मतलब इतनी इनके पास एनर्जी आ गई कि ये इस वाटर की जो लेयर थी इसको इसको छोड़ के बाहर आ गए। यानी कि इस टाइम इनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही होगी। और पहले वाले केस में क्या होता है कि जब इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, तब जब हम लोग को हीट दे रहे थे, जो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, उस टाइम ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे एक्चुअल में। तब यहाँ पे उनकी जो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। और आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस अब जो हीट जा रही है वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं इंक्रीज कर रही है, वो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में लग रही है। तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है इनकी और कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से वो इतनी एनर्जी उनके पास, इतनी वेलोसिटी आ जाती है मॉलिक्यूल्स के पास कि वो वाटर की जो लेवल होता है पानी की सतह को छोड़ के ऊपर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इट यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि अ कॉपर प्लेट हैज अ सर्कुलर होल कट इन इट, इफ द प्लेट इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, द डायमीटर ऑफ अ होल। कहने के एक कॉपर की प्लेट है ऐसे, ये कॉपर की प्लेट है ना। आपको पता है कॉपर की जो प्लेट होती है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। एक तो अच्छा कंडक्टर होता है, कैसा करंट का भी होता है, और अच्छा कंडक्टर होता है हीट का भी, उसमें हीट भी बहुत अच्छे से फ्लो हो सकती है और करंट भी, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कॉपर का जो प्लेट है इसमें बीच से इतना हिस्सा कट कर दिया गया इसका, ठीक है, इतना हिस्सा कट कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि अब अगर इसको हीट देंगे तो आपको पता है कोई भी चीज को जनरली जब हीट दी जाती है तो उसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रसार होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं, है ना। थर्मल इफेक्ट जो होता है इस वजह से इसमें प्रसार होने लगता है, मतलब एक्सपेंशन होने लगता है। तो कोई भी चीज को जब इसमें हीट देंगे तो यहाँ जनरल क्या इसमें जो सोच सकते हैं कि जो होल होगा, सोचते हैं जब इसको मैं हीट दूंगा तो इसमें जब एक्सपेंशन होगा तो ये होल और छोटा होगा, लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग चलाते हैं तो सोचते हैं कि बिकम स्मॉलर सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो जबकि ये इसका नहीं है इसका आंसर कि जब इसको हीट देंगे तो ये जो पोर्शन ये भी तो इंक्रीज करेगा ना। तो जो हीट होता है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये पूरा के पूरा इस तरह से फैलेगा, इस तरह से फैलेगा। तो ये जो इसका जो कट था, ये जो होल था, ये भी इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो इंक्रीजेस होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब अदर क्वेश्चन जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स। तो आपको बता दें कि जो कोई वेव्स होती है इस तरह से डिफाइन होती है, ये वेव्स होती है। तो इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये होती है वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और ये वेव
ठीक है, जिस वेलोसिटी से चल रही होती है उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसकी हो गई, है ना। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको बताते हैं, इस वेव की छोड़िए, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल की, आपकी, हमारी, आपके आसपास जो भी पार्टिकल पड़ा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए सबकी यूनिक, एक हम लोग की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। हम लोग की फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। आप भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने, हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने। आप अलग क्यों दिखते हैं, हम क्यों अलग दिखते हैं, क्योंकि हम लोग की फ्रीक्वेंसी, हम लोग की जो कैरेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ अलग है और आपकी कुछ अलग है। तो फ्रीक्वेंसी तो हर एक मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेव जो है इसकी फंडामेंटल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होंगी, देखिए वेवलेंथ का होना बहुत जरूरी है। अब ये वेव फ्लो, इसका वेलोसिटी का भी होना बहुत जरूरी, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी हो गया, जैसा कि बताया फ्रीक्वेंसी तो होना बहुत जरूरी। फ्रीक्वेंसी को ऐसे बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी बार ये वेव ऑस्किलेट कर रही है, ठीक है। अप डाउन जो ऑस्किलेशन होता है एक सेकंड में, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इट्स, यानी कि इसमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है इसमें से कौन सी कैरेक्टर अदर से अलग है। तो देख, एक वेव के लिए ये सब, एक वेव में चारों प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसमें से कौन सी तीन प्रॉपर्टी एक समान, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, और कौन सी है जो अलग है इंडिविजुअली। तो आपको बताते हैं, एक वेव में एम्पलीट्यूड होना चाहिए, होता है, ठीक, वेलोसिटी होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सब होता है। लेकिन होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड होता है उनका इनसे खासा कोई रिलेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड का इनसे रिलेशन नहीं है। ये तीन जो आपस में, नीचे की तीन देख रहे हैं, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, ये होती है वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा होता है इसका, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ये एक रिलेशन होता है। तो ये आपस में रिलेटेड होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये एक वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और जो एम्पलीट्यूड होता है उसका यहाँ पे देखिए कोई रोल नहीं है। तो आपस में जो इसमें कह रहे हैं कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव दैट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। आपको बताते हैं, जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है, वो इंटेंसिटी उसको डिफाइन करता है, यानी कि जो इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो आई, इसको आई से डिफाइन करते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये इसका एम्पलीट्यूड से इस तरह से कुछ रिलेशन होता है। तो अदर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट अ फिनिश लाइन is recording the time of a race completion by means of stopwatch. He must start the watch when, कह रहा है कि एक मैन है, एक आदमी जो कि फिनिश लाइन पे खड़ा है, रेस होने वाली है, ठीक है, उसका टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसे स्टॉप वॉच को कब स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है कि he hears the sound of the starting gun, दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि he sees the flash of light coming from the starting gun, he sees first man leaving the starting line, he either sees the flash or hear the sound। आपको बता देंगे, ये जो ऑप्शन सी है तो फिर ये तो मजाक है कि एक आदमी दौड़ना स्टार्ट करे तुरंत वो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देगा, ये तो नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि ही हियर द साउंड ऑफ स्टार्टिंग गन, और दूसरा ऑप्शन है कि ही सीज फ्लैश ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग गन। असल में जो लाइट होती है आपको पता है वो सी की स्पीड से मूव करती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो पता है, देखिए लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है, यानी कि जब वो गन फायरिंग होगी तो सबसे पहले फ्लैश चमकेगा, फ्लैश सबसे पहले वो देख लेगा, है ना। साउंड तो बाद में उसके हाथ में आएगा, तो उसे तुरंत जैसे ही ये फ्लैश दिखता तुरंत से स्टॉप वॉच को ऑन कर देना चाहिए। बट ये ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं कि इतनी शॉर्ट डिस्टेंस के पास खड़ा रहता है कि एक टाइम पे गन भी फ्लैश हो जाए, फ्लैश लाइट भी, और ये क्या कहते हैं साउंड भी उसके कान तक पहुंच जाए। इन दोनों को अलग अलग परसीव, अलग अलग डिस्टिंग्विश करना इतना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल पॉसिबल तब होता है जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बिजली पहले दिख जाती है, साउंड बाद में, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। अब आजकल देखते होंगे जैसे हमारे क्या होता है फोन, हम लोग फोन यूज करते हैं, फोन आने किसी का आने वाला होता है तो बेल बाद में सुनाई देती है, पहले फोन में स्क्रीन पॉपअप हो जाती है किसी का जब कॉल आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रू कॉलर ऐप यूज कर रहा हो, ट्रू कॉलर तो वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। उसमें क्या है कि कोई जब कॉल करने वाला होता है तो ना बेल बजेगी पहले, ना स्क्रीन पॉपअप होगी, पहले सबसे नोटिफिकेशन आएगा कि दैट वन ट्राई टू कॉल्स यू, फिर बाद नोटिफिकेशन ये जब आएगा फिर स्क्रीन पॉपअप होती है, तब बेल बजती है। ट्रू कॉलर तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल इससे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि द क्रिस्टल ऑफ अ डायमंड शाइन्स ड्यू टू हाई डेंसिटी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR, और क्रिस्टल लैटिस, या नन ऑफ दीस। तो बताते हैं हाई डेंसिटी अगर किसी भी मेटल्स में या किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पदार्थ में
हाई डेंसिटी मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इतने से एरिया में खूब सारे पार्टिकल्स, इसमें खूब सारे बहुत सारे पार्टिकल्स है, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। इसकी डेंसिटी जब बहुत ज्यादा होगी तो इस वजह से इसमें जो चेंज आएगा, इसकी एक प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा उसमें हैवी वेट होगा, इसका इसका जो वेट हो जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मास होगा, ये होता है हाई डेंसिटी की मीनिंग। और जो डायमंड शाइन करता है वो उसमें करता है कि TIR हो जाता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है डायमंड्स में। होता क्या है कि TIR आपको बताते हैं कि होता क्या है कि जैसे एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर मतलब मीडियम 2 है, कांच का मीडियम होगा या फिर डायमंड का मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। जब लाइट इसमें एंटर तो कर जाती है, फिर इस मीडियम से जब बाहर आने की कोशिश करती है ना, जब बाहर आने की कोशिश करती है तो होता क्या है कि इसमें डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है, उस क्रिटिकल एंगल लगभग 24 होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल लगभग 24 होता है, ठीक है, इतना होता है। इसमें जब लाइट क्रिटिकल एंगल इसके 24 एंगल पे जब लाइट पड़ती है तो इस एंगल पे लाइट बाहर में जाने की जगह इसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसी क्या होता है, डायमंड में ही इसी वे लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है कंटिन्यूअसली, इसमें ट्रैप हो जाती है। अब ये डायमंड होता है, इसमें एक लाइट ट्रैप हो चुकी है। सोचिए जो डायमंड है उसके अंदर लाइट पूरी की पूरी ट्रैप हो गई है। तो इस वजह से अब जो कोई इंसान बाहर से इसको देखता है, इसके अंदर लाइट देखता है, यानी कि खूब चमक देखता है, जिस वजह से डायमंड ज्यादा शाइन करता है। अब आप कह रहे हैं कि यार ये इसके लाइट तो बाहर आ रही है तो कैसे देख ले रहा है, तो आप ये मत समझिए। देखने के कितने कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं। पहला तो एक होता है रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसान अगर इस ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा हुआ है और ये इस ऑब्जेक्ट को देख ले रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट इसे पड़ रही होगी और ये लाइट इस तक पहुंचेगी तो इसे दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट। एक तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखने का एक कारण हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रीजन फॉर विजन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें कि एक बंद कमरा है, ठीक है, इसमें खूब अंधेरा है। हमसे आपसे कहते हैं कि आप एक क्या करिए, एक लोहे की रॉड पकड़िए हाथ में और इस कमरे में जाइए अंधेरे में। तो आप लोहे की रॉड को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको वो रॉड दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट नहीं है। बट अब हम क्या करते हैं, इस लोहे की रॉड को खूब हीट देके बिल्कुल गर्म कर दिए, रेड हॉट जब हो जाए। अब आप इस रूम में जाएंगे, इस लोहे की रॉड को देखेंगे तो आपको रेड रेड दिखेगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे तो लाइट भी नहीं, क्यों दिख रही, क्योंकि इससे लाइट इमिट हो रही है, रेडिएशन ऑफ लाइट का केस है। तो कहीं यहाँ पर तो कुछ टाइप का इमिशन होता है जिस वजह से हमें ये डायमंड लो लाइट में भी दिख सकता है, क्योंकि इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड अपॉन। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, काफी टफ क्वेश्चन है। एसएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिलहाल इसको देखिए। आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड अपॉन पूछा है। फिलहाल तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का होता है, इसको म्यू से डिफाइन करते हैं हम लोग, म्यू सिंबल से डिफाइन करते हैं। ये मटेरियल की तो प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। मटेरियल चेंज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, ये तो सेम बात है। लेकिन असल में होता है कि जो ग्लास ग्लास अगर कोई पतला है, अगर थिन ग्लास है, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कांस्टेंट, मतलब म्यू ही रहेगा, पतला ही रहेगा, मतलब पतला ग्लास। बट ये ग्लास अगर मोटा है, ये काफी थिक मीडियम है, ठीक है। तो कॉची ने एक इक्वेशन दी थी, कॉची एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसे बोलते हैं कॉची इक्वेशन। तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन दी थी। तो इससे जो बात सामने निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये निकल के आती है। मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब होता क्या है कि एक जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, आपको पता है। अब जब ये लाइट इस ग्लास वाले मीडियम में, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म नॉर्मली इसको हम थिक ग्लास कर सकते हैं क्योंकि मोटा होता है, इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है। जब लाइट इस थिक मीडियम में जाती है, ठीक है, अब ये व्हाइट लाइट जब इस मीडियम में जाएगी तो इसमें 7 कलर मिले होते हैं, पता है आपको। अब इस मीडियम में आपको देखिए 7 कलर होते हैं विब प्योर। एक लाइट में 7 कलर कौन कौन से होते हैं आपको बताते हैं, विब प्योर, VIBGYOR, ठीक है। विब प्योर ये होता है वायलेट, ये होता है रेड, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है। तो रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा, फिर वेवलेंथ ये रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज की वेवलेंथ, फिर येलो की वेवलेंथ, इस तरह से वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की और सबसे कम होती है वेवलेंथ वायलेट की। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अब वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वायलेट लाइट सबसे ज्यादा झुक जाती है। और जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, तो जो रेड लाइट होती है वो कम झुकती है और बाकी लाइट बीच में होती है। इस तरह से लाइट स्प्लिट हो जाती है, क्यों, क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है ड्यू टू अलग अलग कलर की लाइट होने की। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल में जो चेंज हो रहा है, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि द कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट में। अगर यहाँ पे पीली लाइट इंसिडेंट होगी तो कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर ग्रीन लाइट इंसिडेंट होगी कुछ और होगा, अगर यहाँ पे ये है रेड लाइट इंसिडेंट होगी तो कुछ और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बट जब होता क्या है कि जब इसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो उस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, जिस वजह से 7 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है।
जिस वजह से वो लाइट 7 अलग अलग कलरों में स्प्लिट हो जाती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि अ मैन वियरिंग स्पेक्टिकल्स व्हेन वर्किंग विद अ माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप पे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कह रहा है कि एक आदमी जो माइक्रोस्कोप पे वर्क कर रहा है, जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, तो क्या उसे चश्मा पहनना चाहिए, मतलब उसे स्पेक्टिकल्स पहनने चाहिए। तो पहली बात तो देखिए, जो माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनती है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बन जाती है, पहले ही एक ऐसी डिस्टेंस बन जाती है क्लियर दिखती है, तो वहां पे चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। बाई चांस किसी को पास की चीज देखने में प्रॉब्लम है, तो उसमें नॉब होती है, उस नॉब को मूव अप डाउन करा के उसे जितनी डिस्टेंस में सफिशिएंट देख सकता है वो यूज कर सकता है, उतनी डिस्टेंस उस नॉब का यूज करके उतनी डिस्टेंस से इमेज बना ले, वो क्लियर देख सकता है। तो यहाँ पे उसे जरूरी नहीं है कि चश्मा पहने, तो शुड टेक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द स्प्रेड इन कलर्स इन अ रेनबो ऑन अ स्काई इज प्राइमरली ड्यू टू। आपको बताते हैं, जो आकाश में, जो हमारे आकाश में जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है ना, जो इंद्रधनुष बनता है अक्सर जब बारिश होती है, धूप निकलने वाली होती है, धूप निकले तब जो रेनबो बन जाता है। तो जरूरी नहीं कि रेनबो आकाश में ही बने, जहाँ पे कहीं भी फवारे उठ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे एयर में आसपास वाटर ड्रॉपलेट हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर सनलाइट कभी जब 12 से 1 बजे के आसपास आप कभी देखेंगे तो वहां पे भी आपको रेनबो दिखेगा, ठीक है। इस टाइम एक पर्टिकुलर एंगल पे जो सनलाइट पड़ रही होती है ना, जिस वजह से वहां पे बहुत अच्छा यहाँ रेनबो का इफेक्ट दिखता है। तो जो रेनबो बनने के 3 कारण होते हैं बेसिकली, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए किस कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। जब लाइट रे एक वाटर ड्रॉपलेट में पहले बार जब पड़ती है तो रिफ्रैक्ट होती है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन भी हो गया। अब जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में पड़ती है, जिस वजह से ये अंदर एक क्रिटिकल एंगल में पड़ जाती है, जिस वजह से ये बाहर निकल पाती है, इसी में ट्रैप हो जाती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो गए, अब ये जब बाहर निकलती है, देखिए जो वाटर ड्रॉपलेट है ये अच्छा खासा एक थिक मीडियम हो जाता है इस लाइट के लिए, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट के मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो व्हाइट लाइट थी इसमें 7 कलर थे। अब ये थिक डिस्टेंस, ये पूरा पूरा देखिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि अब इसको स्प्लिट होने का टाइम मिल जाएगा। और ये जो लाइट होती है किसी स्प्लिट हो जाती है 7 कलरों में, जो स्प्लिट होती है इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो अब यहाँ से लाइट 7 कलरों में स्प्लिट हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, तो वही रेनबो हम लोग को बन जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द स्प्रेड इन कलर इन अ रेनबो, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो कलर, जो लाइट जो अपने कलर में स्प्लिट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ अगर पूछ रहे होते तो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ साउंड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, शिप्स। बताते हैं मैक नंबर, ये जो टर्म राइज होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, साउंड की वेलोसिटी आपको बताते हैं वीएस इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, ये होती है लगभग 331.5 मीटर पर सेकंड होती है, तो वही हम लोग इसको 332 लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ये होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से भी ज्यादा तेज मूव करने लगता है, ठीक है, 500 600 इस वेलोसिटी से जब मूव करता है, तो वहां पे मैक नंबर का जो टर्म है ये अराइज होता है। अब ये मैक नंबर जनरली यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में, यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैक नंबर यहाँ स्पेस क्राफ्ट में नहीं यूज होता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, बट जनरली सबसे ज्यादा यूज करता है वो एयरक्राफ्ट में यूज करता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। एक्चुअल में होता ये है कि मैक नंबर जो होता है उसको डिफाइन किया गया, मैक नंबर को डिफाइन किया गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक रेशियो होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे मतलब स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड उससे डिफाइन किया गया है ना। अब ये जो रेशियो, अगर ये रेशियो, ये जो मैक नंबर है, ये मैक नंबर, इसको एम नंबर लिख देना, अगर ये मैक नंबर की जो वैल्यू है वो 0.8 से छोटी है, 0.8 से छोटी है, तो इस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं सबसोनिक, सबसोनिक। अगर ये मैक नंबर की वैल्यू 0.8 से बड़ी और 0.8 से बड़ी, इस मैक नंबर की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी है, तो इस रेंज में अगर आ रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक, है ना। अब अगर ये मैक नंबर जो है, ये मैक नंबर हो जाए 1, अगर ये 1 के बराबर हो जाता है इसको बोलते हैं सोनिक स्पीड। ये होती है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा होता है, जैसे आप एक बाइक में बैठिए और उस बाइक में बैठा हुआ इंसान कुछ भी बोलता है, अगर बाइक वो स्पीड, साउंड की स्पीड से चल रही है, मतलब 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ना,
अब वो कुछ भी बोलता है तो आपको बहुत लेट सुनाई देगा, या सुना ही ना दे, क्योंकि वो जो बोलेगा वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगी 325 साउंड जो कि वेव है वो ट्रैवल करेगी 325 मीटर पर सेकंड से, और 325 मीटर की स्पीड से वो बाइक भी चल रही है, तो आपको सुनाई नहीं देगा वहां पे। सोनिक स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तब वहां पे ऐसा होता है, तो इसे बोलते हैं सोनिक स्पीड। अब अगर मैक नंबर जो हो जाता है, मैक नंबर हो जाता है अगर वो 1 से बड़ा, और मैक नंबर 1 से बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, वो होता है सुपरसोनिक, वो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब जनरली इसके बाद आगे डिफाइन नहीं किया, इसके बाद एक और बता दिया कि अगर मैक नंबर 1 से बड़ा नहीं 5 से बड़ा हो जाता है, अगर 5 से बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक के बाद लगभग बताएंगे, उससे डिफाइन नहीं किया। तो जो मैक नंबर डिफाइन है वो हाइपरसोनिक डिफाइन है, और जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो कितनी स्पीड से आते हैं, वो 0.6 सी इस तरह से जाते हैं, वो लगभग जाते हैं 10⁻6 10⁻5 इतनी स्पीड से जाते हैं। ये तो काफी लार्ज स्पीड हो गई है ना। अब अगर हाइपरसोनिक को अगर देखा जाए तो मतलब 5 तक डिफाइन किया गया, यानी कि जो है कितना जब बहुत ज्यादा एक ऑब्जेक्ट 1500 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा ना, तो वहां पे इतना जनरली स्पेस क्राफ्ट में इसलिए इतना ज्यादा यूज नहीं करते जितना एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। और अगर जो 20 हर्ट्ज से बिलो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं। तो पहले बताते हैं जो ऑडिबल रेंज होती है, जो एक ह्यूमंस एक जो सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो नीचे फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 से ऊपर होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक, जो कि 20 से बिलो बोल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको बताते हैं जो पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, वो तो नहीं होगा, ठीक है। जो माइकल फैराडे का था उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिसे बोलते हैं फैराडेस लॉ। जो सेकंड ऑप्शन है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, तो इन्होंने दिया था मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस दी थी जो कि बहुत ही पावरफुल इक्वेशन थी। उन्होंने पूरा पूरा लाइट को डिफाइन कर दिया था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और ये होता है वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने 4 इक्वेशंस दी थी इस लाइट की पिक्चर ही पूरी डिफाइन करके रखी थी। और जो ऑप्शन है कि हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, तो ऑरेस्टेड ने हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी काम किया था, लेकिन इनसे पहले जो आंद्रे मेरी एम्पियर थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसका इस साइंस की जो ब्रांच थी, जो फिजिक्स की ब्रांच थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका नाम भी इन्होंने रखा था ना। तो इसका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आंद्रे मेरी एम्पियर के। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था एक लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो फादर ऑफ फिजिक्स किसी एक जो क्वेश्चन है, इसका जो क्यूडोस किसी एक पर्सन को नहीं दिया गया है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बोला जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी इसका क्यूडोस दिया गया है। सर आइजैक न्यूटन को भी इसका क्यूडोस दिया गया है। सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन को कौन नहीं जानता होगा, भली बात ही सब इससे परिचित हैं। और एक थे गैलीलियाई गैलीलियो। गैलीलियो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स में काफी काम किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। इससे डुअल नेचर ऑफ लाइट इसको समझने में काफी आसानी हो गई, ठीक है, जो कि एक कंफर्मेशन था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी पे काम किया और लॉ ऑफ मोशंस दिए हैं। गैलीलियाई गैलीलियो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स से काफी काम किया, मतलब इन्होंने फिजिक्स में जितना ऑब्जर्व किया वो सबसे पहले उसी ऑब्जर्वेशन को तो स्टडी किया न्यूटन ने, तभी तो इतनी फिजिक्स डेवलप करी गई है ना। तो जो फादर ऑफ फिजिक्स किसी एक पर्सन को नहीं दिया गया है फिजिक्स में, ये कंबाइंड इन तीनों साइंटिस्ट को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। तो कभी भी जब ऑप्शन आया, जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये तीनों में से कोई एक ही पर्सन होगा, या तो आइजैक न्यूटन होंगे, या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन होंगे, या तो फिर गैलीलियाई गैलीलियो होंगे। और दूसरा कि अगर क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हुए पूछा जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आइंस्टाइन होंगे, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में काफी काम किया हुआ है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।